सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे, जिससे इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के उद्देश्य से एक डिजिटल संग्रह बनाया गया है, जिसमें भारत में आदिवासियों के दस्तावेजों, लोकगीतों, उनके विकास क्रम के फोटो, चित्रों और वीडियो, उत्पत्ति स्थल, जीवन शैली, वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानव विकास का संग्रह किया जाएगा। इस संग्रह को और अधिक समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आती हूँ, बैंकिंग क्षेत्र के लिए हम क्या प्रस्ताव कर रहे हैं उन पर आती हूँ। बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने से वित्तीय लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने लगे। पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक की गिरावट आई। पिछले 4 वर्षों में आईबीसी और अन्य उपायों के चलते 4 लाख करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड वसूली हुई है। वर्तमान में प्रावधान कवरेज अनुपात 7 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है और घरेलू क्रेडिट वृद्धि बढ़कर 13.8% हो गई है। सरकार ने समेकन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चालू किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 8 रह गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक त्वरित सुधार कार्यवाही ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए हैं। Government has smoothly carried out consolidation, reducing the number of public sector banks by 8. At the same time, पैतृक संपत्ति के मामले से निपटने के लिए फिलहाल अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करने और बैंकों के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। Public sector banks are now proposed to be further provided 70,000 crores of rupees capital to boost credit for a strong impetus। जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे, ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और दहलीज पर बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव देंगे तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहकों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं लेने में समर्थ बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ऐसी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी, जहां अन्य द्वारा उनके खातों में नकद राशि जमा किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन को सुदृढ़ कराने के लिए भी सुधार किए जाएंगे। हमने कदम उठाए हैं ताकि समस्या का निदान हो सके और सुधार भी किए जाएंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां छोटे और मध्यम औद्योगिक खंडों में खपत मांग के साथ साथ पूंजी सृजन को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनबीएफसी, जो मूल रूप से काफी सुदृढ़ है, को अत्यधिक प्रतिकूल जोखिम के बिना बैंकों और म्यूचुअल फंड से वित्त पोषण प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी, जिनकी चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार 10% तक की प्रथम हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए 6 माह की आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार
सरकार एक बार 6 महीने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी और ये 10% तक होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक NBFG का विनियामक है, तथापि RBI का NBFC पर सीमित विनियामक प्राधिकार है। वित्त विधेयक में NBFC की तुलना में RBI के विनियामक प्राधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किए जा रहे हैं। NBFC जो सार्वजनिक ऋण देता है वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखना होता है। इसके अलावा RBI द्वारा अपेक्षित अनुसार एक विशेष रिजर्व भी बनाए रखना होता है। NBFC को पब्लिक इशू से धन जुटाने की अनुमति प्रदान करने के लिए DRR का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। जो वर्तमान में केवल एक पब्लिक इशू पर ही लागू है, जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है। और TRDS प्लेटफॉर्म में NBFC कारक के रूप में पंजीकृत न होने वाले अधिक भागीदार, विशेषकर आवास क्षेत्र के लिए अनुकूल नियम बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि दोबारा फाइनेंस करता है, उधार देता है, आवास संबंधी वित्तीय क्षेत्र का विनियामक भी है। इसमें NHB को कुछ हद तक विवादास्पद तथा कठिन कार्य मिलता है। मेरा प्रस्ताव यह है कि आवास संबंधी वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का जो प्राधिकार NHB को दिया गया है वह उसे वापस लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाए। वित्त विधेयक में आवश्यक प्रस्ताव शामिल कर लिए गए हैं। सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की अपने इरादे की घोषणा की है। 100 लाख करोड़ का निवेश होगा बुनियादी सुविधाओं में अगले 5 वर्षों में। इस दिशा में एक ऐसी विशेषज्ञ समिति के गठित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका कार्य दीर्घकालिक वित्त संबंधी वर्तमान स्थिति, विकास पूरक वित्तीय संस्थानों के बारे में हमारे पुराने अनुभवों का अध्ययन करना और इन बुनियादी संरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिश देना है तथा यह बताना है कि विकास परक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कितने धन को दिए जाने की जरूरत पड़ेगी। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करना और इसको विनियमित करते हैं, जो कि विभिन्न मध्यस्थों की सहायता से होता है, जिसमें अन्यों के अलावा NPS ट्रस्ट भी शामिल है। योगदान करने वालों के व्यापक हितों को देखते हुए NPS और GFRD के बीच एक दूरी को देखते हुए NPS ट्रस्ट को PFRDA से अलग रखने और उसको साथ एक यथोचित संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बीमा समव्यवहारों को देश में ही पूरा करने की सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए सरकार ने नेट ओन्ड फंड की जरूरत को 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। मैं इसको फिर से दोहराऊंगी। बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए सरकार ने नेट ओन्ड फंड की जरूरत को अंतर्राष्ट्रीय बीमा समव्यवहारों को पूरा करने के लिए और फंड की जरूरत को 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। सरकार गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र
प्रतिष्ठानों में निवेश को कम करने की नीति अपना रही है, जिससे कि सरकार का हिस्सा 51% से नीचे ना जाने पाए। जिन मामलों में उपक्रमों को अभी भी सरकार के नियंत्रण में बनाए रखना है, वहां सरकार मामले दर मामले के आधार पर 51% से नीचे, लेकिन एक यथोचित स्तर पर बनाए रखने का विचार कर रही है। सरकार 51% की हिस्सेदारी बनाए रखने की अपनी इस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे कि इस 51% की हिस्सेदारी में सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जा सके। अध्यक्ष जी, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह में सुधार लाने के लिए घरेलू कारपोरेट प्रणालियां और रीतियों को विश्व की प्रणालियों और रीतियों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है। इस बात को मानना पड़ेगा कि इक्विटी में वैश्विक वित्तीय गति में कतिपय मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस स्टॉक के बारे में मूल्यांकन किया जा सके जिसको विनिवेश के लिए चुनते हैं, जिसका इरादा CPSE से फुटकर भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देने का है, जिसमें हाल ही में बहुत ही उत्साहवर्धक अपवर्ड रुख दिखाई देता है। अतिरिक्त निवेश की गुंजाइश को पैदा करने के लिए सरकार CPSE में जिसमें बैंक आते हैं अपनी स्थिति को फिर से ठीक करना चाहती है, जिससे कि इससे और शेयर जारी किए जा सकें और अपने बाजार को अधिक गहराई तक ले आया जा सके। चुनिंदा CPSE में रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम करने के लिए सरकार की प्राथमिकता ये बनी रहेगी। वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए सरकार एयर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी CPSE को मौका देगी। जो चुनी हुई CPSE है वो रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम किए जाने की सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी।